कहीं एक और खुशखबरी सामने आई थी उन डेली वेजर्स के लिए जिनके लिए एक मसीहा के रूप में सामने आए थे डिवकॉम जम्मू। आज दोबारा उनके साथ में मीटिंग हुई है, पर उस मीटिंग का निष्कर्ष क्या पहला वाला ही निष्कर्ष निकलकर सामने आया है या कुछ और भी नई चीज एडअप हुई है? क्योंकि ये मीटिंग पिछली बार वो एडवोकेट बने थे, पर क्या अब एडवोकेट जज के पास जाने की कोशिश के लिए बिल्कुल अपने पन्ने तैयार कर चुके हैं या पन्ने अभी तैयार करने और भी बाकी हैं? तो चलिए ये सारी की सारी बातचीत आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ में दोबारा से होशियार जी ही जुड़ेंगे। डेली वेजर्स को इस समय लीड कर रहे हैं, इनके साथ साथ में और भी इनके 5 मेंबर की कमेटी है जिनके बारे में अब खूबी सभी के सभी जानते हैं। पर मेरे साथ अभी होशियार जी ही, क्योंकि फोन लाइन पर एक लोग जुड़ सकते हैं, तो मेरे साथ अभी वही जुड़ेंगे और दोबारा आप तक पहुंचाने की उनसे कोशिश करेंगे कि आज की मीटिंग में आपके लिए क्या रहा खास, यानी कि डेली वेजर्स के लिए क्या रहा खास। क्योंकि जो डेली वेजर्स के लिए खास रहेगा उसके बाद आम समय पर आम जनता के लिए भी कहीं ना कहीं वो फायदेमंद रहेगा। क्योंकि अगर डेली वेजर परेशान हुआ तो फिर याद कीजिए आम जनता भी उसके साथ साथ परेशान होगी। चाहे वो पीडीडी के डिपार्टमेंट की याद करिए कि एक बार पूरी की पूरी बिजली ठप हो गई थी और अब याद कीजिए कि पानी ही ठप हो गया था। तो चलिए अब बात पूरी जानने की कोशिश करते हैं। होशियार जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद अतिमैन, धन्यवाद। आज क्या कुछ खास निकल कर आया है? क्या कुछ नया या फिर अभी वही पुरानी वाली बातें रिपीट हुई हैं? नया तो ये है, जैसे 17 तारीख को था हमारा कार्यक्रम कंपनी बाग में पानी बांध का। उसी दिन जब हम डिवकॉम माननीय रमेश कुमार जी से हम मिले थे, तो मैंने पहले भी बोला था उनका हमारे प्रति नजरिया जो बड़ा अच्छा और साफ दिखा, जिसमें वो भी कोशिश कर रहे थे कि इन लोगों के साथ जो 25 साल से भेदभाव होता आ रहा है उसको खत्म करने की वो भी कोशिश करेंगे अपनी ओर से। उन्होंने उसी दिन बोला था कि 17 है 18 19 को मतलब परसों हम बैठेंगे, फिर एक बार बैठ करके बात कर लेंगे। तो आज वो हुआ भी, ये मीटिंग फिर फाइनल हुई, तो हम फिर उनसे मिलेंगे। मेरे साथ मेरे बाकी 4 मेंबर, जिसमें रवि हंस जी है, हरजिंदर सिंह ताज जी है, नवदीप जी है, मोहनलाल जी है, तो हम पांचों मेंबर फिर गए थे। तो वो सारी चर्चा आज फिर दोबारा एक बार रिपीट हुई। जैसे SRO 520 पे भी उन्होंने सारा बारीकी से सारे बिंदु सुने, जिसमें हमने भी उनको सुनाने की कोशिश की कि 520 SRO जो है वो टोटल है बेजिज इंसान बढ़ने का तरीका। क्योंकि जो 10 साल सर्विस कर रहा है उसको 10,000 मिलेगा, जो 15 कर रहा है उसको 15,000 मिलेगा। इसमें ना टी है, ना डी है, ना कोई अदर अलाउंस है, तो ना ही पेंशन की सुविधा है इसमें। तो जो हमारा साथी आज जहाँ 2 साल के बाद रिटायर होके जाएगा घर में, उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। फिर उसके बाद उन्होंने SRO 64 पे बात की, तो वो भी हमारे सभी साथियों ने बारी बारी से उसको भी बारीकी से सारा सुनाया और समझाया उनको इसमें जे है। तो एक था ये, तो दूसरा था जो हमारा 72 महीनों का पेंडिंग वेजेज है, उस पर चर्चा चली। फिर उन्होंने बोला था कि अगर ये आपका 72 महीनों का पेंडिंग वेजेज है तो आप लोगों ने इस बारे में पहले क्यों नहीं किसी से बात की, भाई हमारा पेंडिंग है। तो हमारा साफ स्पष्ट था, हम पिछले 10-15 साल से लगातार किसी न किसी रूप में एजिटेशन पर है। तो जो भी सरकारें आई सिर्फ आश्वासन और धोखेबाजी करती थी हमारे साथ। उसी धोखेबाजी से होते होते आज हमारे 25 से 30 साल हो गए हैं। सुनाते तो हम पहले भी थे हमारे। अब ये खुशी की बात ये है कि अब कोई हमारी बात सुनने वाला आया है, चेयर पे बैठा है, जिसपे हमें ट्रस्ट और मैं कह सकता हूँ फुल कॉन्फिडेंस है कि ये हमारी बात को लेके आगे तक जाएंगे। जो इनकी भी सीनियर अथॉरिटीज है, तो सारी चर्चा होने के उपरांत यानी कि वकील ने बात जज तक पहुंचाने की कोशिश कर दी है। बिल्कुल, उन्होंने जैसे कहते हैं ना तैयारी करना, तो दोनों SRO पे खूब मंथन हुआ, बारीकी से सारे पॉइंट डिस्कशन हुई सारे पॉइंट पे। तो तब उन्होंने ये बोला था मैं भी जो मेरे सीनियर अधिकारी हैं उनसे बैठ के इस पे चर्चा करूंगा, आपके लिए अच्छा और बढ़िया क्या हो सकता है।
हम भी इसी उम्मीद में हैं कि जैसे डिवकॉम साहब हमारे साथ मिले, जहाँ 1 घंटा पूरी चर्चा चली, मेरे बारी बारी सभी मेंबरों ने हर बिंदु पे बारीकी से बारीकी चर्चा करके उनको भी सुनाने की कोशिश की। जैसे एक इशू ये भी था कि हम लोग इधर 22,000 मुलाजिम है, तो श्रीनगर में शायद 6-7 हजार के करीब है, तो इतना डिफरेंस क्यों है। उस पे भी मेरे साथियों ने ये बात रखी थी कि कोई समय था 2 या 3-4 के बीच जब श्रीनगर से 11,000 लोग परमानेंट किए गए थे, तो जम्मू से 800-850 के करीब लोगों को परमानेंट किया गया था। उसी वजह से आज तक इतना डिस्टेंस बना हुआ है, 10,000 के करीब उसी समय हमारे साथी रह गए थे। तो किसी ने अच्छे ढंग से कोशिश नहीं की, किसी ने जम्मू वालों के साथ इंसाफ नहीं किया, तो इसलिए आज हम लोग इतने पुराने और मैं एक चीज जानने की कोशिश करूंगी, आपने SRO हमेशा ही बात की है 64 की, 520 की बात करते हैं, बट इतनी ज्यादा बारीकी से नहीं, क्योंकि जब भी आपने बात की कि हमें रेगुलराइज पॉलिसी ही चाहिए, तो क्या इस बार 520 भी अगर आपको मिलता है, क्या उससे संतुष्टि बरतेंगे? बिल्कुल नहीं, वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, फायदेमंद नहीं है। मैंने पहले बताया, जैसे जिस साथी के 2 साल 4 साल या 5 साल रह गए, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको पिछला टाइम पीरियड जो उसने दिया है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो घर क्या लेके जाएगा। तो इसलिए हमारा भी जोर यही था, कम से कम अगर 520 देना है, उसमें ऐसा 64 वाली जो बेनिफिट्स हैं, TAD अलाउंस या पेंशन जिसका हकदार है जो बनते हैं उसके, उनको वो सुविधा अगर मिलती है तो फिर ये एक्सेप्ट करने वाली बात है। तो आपको क्या लग रहा है कि पलड़ा किस और भारी नजर आ रहा था जब आप बातचीत कर रहे थे, 520 के ऊपर या फिर 64 के ऊपर? दोनों ही SRO हैं, तो किस SRO पर ज्यादा पलड़ा भारी जो है वो नजर आ रहा था? पलड़ा भारी का मतलब मैं कह नहीं सकता किस पे, मगर ये बात है जब हमने उनको सुनाया था कि SRO 520 में जी कमियां हैं, तो उन्होंने जरूर 2 मिनट 5 मिनट चुप रह के ये बात सोची थी, क्या ये सच्ची बात है, ठीक कह रहे हैं वो। हम भी उस समय हमने यही बात बोली, सर जो 2 साल या 4 साल के बाद रिटायर होके घर जाएगा उसको मिलेगा क्या, वो क्या लेके घर में जाएगा। इसके साथ एक और बात थी, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में कोई ड्यूटी करता इंसिडेंटल होता है तो उसकी डेथ हो जाती है, जहाँ ड्यूटी पर ही डेथ हो जाती है, तो हमारा बहुत बड़े नुकसान वाली एक बात रहती है। एक तो हमारे घर का वो मेंबर चला जाता है जो ड्यूटी करता है, जो ड्यूटी पर है, दूसरा उसका जो पेंडिंग है कुछ 17 महीने का, कोई सुविधा नहीं कि है 5-10 दिन के अंदर अंदर वो उसकी फैमिली को, उसके माँ बाप को वो उसका पेंडिंग दिया जाए। ये बात भी हमने उनके साथ रखी, ये भी चर्चा उन्होंने बड़ी बारीकी से बात सुनी और समझी, पर ऐसा क्यों है। फिर उन्होंने चीफ साहब से पूछा, तो चीफ साहब ने भी यही बोला, हमें जितनी वेजेज मिलती है हैज पर जितने बंदे ड्यूटी पर हैं काउंटिंग के हिसाब से, तो हम वो आगे प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो हमें उन्हीं के काउंटिंग के हिसाब से बेचे देती है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं हमें मिलता। हालांकि PH डिपार्टमेंट को फंड्स बहुत मिलते हैं, मगर क्या कारण है, क्यों नहीं हम लोगों के बारे में इतनी बारीकी से सोचा गया, क्यों नहीं हमारे लिए कोई अलग फंड्स रखे गए। अगर कोई ना कोई हर महीने हर साल कोई ना कोई इंसिडेंट होता है। पिछले दिनों अखनूर में हम एक कार्यक्रम करना था जम्मू में, अखनूर से हमारा एक साथी आ रहा था, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है उसका। उससे पहले भी 2-3 इंसिडेंट हुए हैं, तो उनकी जो धर्म पत्नी है बच्चों को लेके परेशान होती, दफ्तरों के चक्कर लगाती रहती हैं, इसी उम्मीद में कम से कम जो पेंडिंग 72 महीनों को जो पेंडिंग है वो ही कम से कम मिल जाए। तो जो 10-13 या साल के अंदर बाकी वगैरह के रहता है मसला, वो ही कर सके हम, तो बच्चों को 2 टाइम की रोटी का मसला कर सके, मगर वो कुछ नहीं होता। हमारे साथी जाने के बाद उनके पिछला घर परिवार भी मैं कह सकता हूँ भाई खत्म होने के कगार पे रह जाता है। कुछ डेली वेजेस जो थे उनमें से चल नहीं पा रहे थे, हमने पिछली बार देखा जो आपका कंपनी बाग में प्रोटेस्ट हुआ, कुछ उसमें से थे जो बोल नहीं पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे, तो क्या उन लोगों के लिए भी कुछ खास सोच सकती है सरकार?
बिल्कुल, हमने तो तकरीबन हर पॉइंट पे बारीकी से बात रखी है। हमारे साथ इतने साल से शोषण होता आ रहा है, तो गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हम लोग एसेंशियल सर्विस में आते हैं, कोई दिन त्योहार होगा, कोई भी बड़े से बड़ा डे होगा, हम लोगों को किसी को उसमें कोई छुट्टी नहीं मिलती। कोरोना में भी हम लोगों ने जहाँ रेड जोन एरिया था, वहां किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। मगर मेरा हर डेली बेजर दौड़ दौड़ के पूरा दिन जाके काम करता था, वो सप्लाई लोगों को बचाने की कोशिश करता था, तो पहुंचाता भी था। उस समय भी डिपार्टमेंट की तरफ से किसी को कोई भी सुविधा नहीं मिली। कहूँ तो किट वगैरह मिलती थी उस समय, कहूँ तो मास्क मिलते थे उस समय। बस सिर्फ हमारे नाम पे तालियों और लाइट जला के हमें खुश करने की कोशिश कर दी गई। मगर हम लोगों ने बहुत बुरा टाइम देखा था कि ये 3-4 महीने तक हम घर में भी जाते थे तो कहीं दूसरे साइड पे बैठते थे, उधर ही खाना खा के फिर वापस हमारे साथी बाकी वाले ड्यूटी पे जाते थे। तो ये सारी चीजें बारीकी से रखने के बाद उन्होंने ये जरूर बोला, ठीक है मैं अपना जो भी होमवर्क है इसको कंप्लीट करके तो अपने सीनियर अथॉरिटी जो मेरे हैं, मैं उनसे आपकी चर्चा करूंगा ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिले।